हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुमैया है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में टीचर हूँ। आज हम क्लास 9th की हिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अ केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आगे बढ़ने से पहले हम जो हैं जानेंगे केस स्टडी क्या होता है। केस स्टडी जो है एक डिटेल्ड स्टडी है पर्सन, ग्रुप, सिचुएशन वगैरह वगैरह की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब सोशल साइंसेज में केस स्टडी जो है वो रिसर्च मेथड है जिसमें हम अप क्लोज, इन डेप्थ और डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हैं सब्जेक्ट ऑफ स्टडी का, एज वेल एज इसके जितने भी रिलेटेड कॉन्टेक्चुअल कंडीशंस होती हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, यानी द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अ केस स्टडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स को समझने से पहले जो है हमें समझना होगा कि ब्रिटिश रूल में क्या था। दो तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स होते हैं इंडिया में। एक जो है वो सेटअप जो होता है वो होता है टेरिटरीज, जो कि डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर होती हैं, जिसको ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस कहा जाता है। और जो दूसरा सेटअप होता है वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए होता है, जो कि राजाज, महाराजाज, नवाब्स जो हैं वो ब्रिटिश पैरामाउंटसी के अंडर जो हैं वो करते थे, यानी ब्रिटिश पैरामाउंटसी यानी ब्रिटिश अथॉरिटी के अंडर। एक एरिया वो है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जिसको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे हैं, और दूसरा एरिया जो है प्रिंसली स्टेट्स का, वहाँ पे राजा, महाराजाज और नवाब्स के थ्रू जो है ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं। अब हम वापस इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1947 में क्या होता है, ब्रिटिश रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ जो है इंडिया आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 में। और आज़ादी के साथ ही जो है इंडिया का बंटवारा होता है दो मुल्कों में, यानी हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब अकॉर्डिंगली जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट होता है 1947 का, वो ब्रिटिश पैरामाउंटसी जो होती है इंडियन स्टेट्स के ऊपर वो ख़त्म कर देता है, यानी ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है अब वो ख़त्म हो गया। तो जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं अब वो आज़ाद होती हैं। अब उनकी चॉइस होती है कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगी या फिर इंडिया को, और ये जो चॉइस उन्हें मिलती है वो मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के चलते, जिसे अमेंड किया जाता है 1947 में। अब जो रूलर्स होते हैं प्रिंसली स्टेट्स के वो फाइनल अथॉरिटी होंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो किसके साथ साइन करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है यानी एक एग्रीमेंट जिससे वो असीड करेंगे किसी एक डोमिनियन के साथ। और ये जो सारा ये एश्योरेंस होता है ना, ये उन्हें और जो एश्योरेंस मिलता है वो मिलता है लॉर्ड ये माउंटबेटन से, जो कि गवर्नर जनरल होते हैं। और वो एश्योरेंस देते हैं कहाँ पे, स्पेशल सेशन होता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का दिल्ली में 25 जुलाई 1947 को। और वो ये एश्योरेंस जो हैं इन्हें देते हैं किस कैपेसिटी में, इन कैपेसिटी एज द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, यानी अंग्रेज़ों के रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिशर्स के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। अब जो है हमने देखा कि जो ये थे, जो दो तरह के डोमिनियंस थे यहाँ पे, एक था जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स। उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थे उनमें कुछ जगहें जो हैं, जैसे जो हमारा जो प्रेसिडेंसीज थी बंगाल की, बॉम्बे की, मद्रास की प्रोविंसेस, पंजाब की, और पंजाब जिसमें पाकिस्तान का एरिया भी आता था, आसाम की प्रोविंस थी, यूनाइटेड प्रोविंसेस थी जिसमें आगरा और अवध की ये आते थे, प्रोविंसेस आते थे। फिर सेंट्रल इंडियन प्रोविंसेस थे जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आता था। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस थी, अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे। तो 60% जो एरिया था वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में आता था, जिसे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल कर रहे थे। और ऑफिशियली जो है 565 जो हैं वो प्रिंसली स्टेट्स थी। अब क्योंकि जो है
बंटवारा हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है, और साथ ही साथ जो है इंडिपेंडेंस एक्ट के साथ साथ जो है पार्टीशन भी होता है। और जितनी भी जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं उन्हें चॉइस दी जाती है कि वो किसी एक डोमिनियन को चूज़ करें। लेकिन चूज़ कैसे किया जाएगा? ज्योग्राफिकली कॉन्टिन्यूटी को देख के कि कौन जो है ज्योग्राफिकली फिजिबल है किसके लिए, किस डोमिनियन के साथ रहना। और प्रिंसली स्टेट्स जो हैं दोनों में से किसी भी डोमिनियन को ज्वाइन कर सकते जो उनको प्रेफरेबली ज्योग्राफिकली ज़्यादा सूटेबल होगा। अब यहाँ पे जो है जम्मू कश्मीर को अगर हम देखें तो ज्योग्राफिकली जम्मू एंड कश्मीर जो है दोनों ही डोमिनियंस के साथ जो है बाउंड्रीज शेयर करता है, और दोनों के ही साथ जो है इकोनॉमिक और कल्चरल लिंक्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के। और महाराजा हरि सिंह जो होते हैं वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने से पहले जो है थोड़ा टाइम चाहते हैं, और उस टाइम के लिए वो क्या करते हैं, वो प्रपोजल देते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का दोनों ही डोमिनियंस के साथ, इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ 12 अगस्त 1947 को। यानी 12 अगस्त 1947 को जो है वो टेलीग्राम के थ्रू दोनों जो डोमिनियंस है उनको मैसेज भेजते हैं। पाकिस्तान जो है 15 अगस्त को जो है एक्सेप्ट कर लेता है इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को। हाउएवर इंडिया जो है वो इस पे और डिस्कशंस चाहता है, और जो है वो डिमांड करता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो है राजा की तरफ से जो है भेजा जाए जो इस पे डिस्कस करे। और ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है इसका मतलब है स्टेटस को मेंटेन करना, जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे था। और पाकिस्तान इसे एक्सेप्ट कर लेता है जो है प्रपोजल को, लेकिन इंडिया को थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस की जो है वो ज़रूरत होती है। अब जो महाराजा हरि सिंह है वो क्यों नहीं चाह रहे थे अभी कोई फैसला लेना कि वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके साथ साइन करेंगे, और वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्यों चाहते हैं, वो टाइम क्यों चाह रहे थे, क्यों? उसके लिए भी कुछ रीज़न थे। एक तो रीज़न ये था कि उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अलीगढ़ में पढ़ रहे थे, लाहौर में पढ़ रहे थे, तो अगर वो किसी भी एक डोमिनियन के साथ ज्वाइन करने का फ़ैसला लेते तो डेफिनेटली कुछ भी हो सकता था। और दूसरा एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि इंडिया की कोई भी लैंड कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर के साथ नहीं थी 1947 में। थोड़ी सी थी लेकिन वैसी नहीं थी, उस तरह से कनेक्टिविटी नहीं थी। कोई जैसे रिलायबल ऑल वेदर मोटरेबल हाईवे नहीं था उस टाइम पे। कनेक्शन था जिसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जैसे मड ट्रैक था पठानकोट का, लेकिन उस तरह का नहीं था जिसे ऑल वेदर रोड कहा जा सके। जो मेन कमर्शियल जो रोड्स थी जो प्रिंसली स्टेट जम्मू कश्मीर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, लिंक करती थी टेरिटरीज़ के साथ इंडिया की, वो अब जो है पाकिस्तान बन चुकी थी। अब जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अक्टूबर 1947 में वो जो है वो क्राइसिस को और हाईलाइट करता है। जब कबायली जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक करेंगे तो वो इस क्राइसिस को, ये जो कनेक्टिविटी क्राइसिस है, इसको और हाईलाइट करेगा। या फिर जब पाकिस्तान जो है वो सप्लाईज को हॉल्ट कर लेता है। अब रेड क्लिफ लाइन जो बाउंड्री क्रिएट करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये जो है इसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। रेड क्लिफ जो कमीशन था अंडर द चेयरपर्सन ये रेड क्लिफ के ही, उन्होंने जो है उनको जो है ये बाउंड्रीज डिमार्केट करने के लिए अपॉइंट किया गया था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पे ये जो वाला पार्ट है ना, तो ये भी ईस्टर्न पाकिस्तान था जो कि एट प्रेजेंट जो है बांग्लादेश है। तो उस टाइम पे ईस्टर्न पाकिस्तान था, तो यहाँ पे बाउंड्रीज और यहाँ पे बाउंड्रीज को ये करने के लिए जो है डिमार्केट करने के लिए जो है रेड क्लिफ कमीशन को अपॉइंट किया गया, जिन्होंने 5 हफ्ते के अंदर ही 7 अगस्त 1947 को जो है बाउंड्रीज को डिमार्केट कर दिया। अब इसके साथ ही जो है क्या हो जाता है, जो 1947 में जो ट्रेड ट्रांसपोर्ट जो हो रहा होता है अगस्त 1947 से पहले, वो झेलम वैली रोड से हो रहा होता है, जो श्रीनगर रावलपिंडी रोड भी कही जाती है,
जो जम्मू सियालकोट रेलवे लाइन जो है, जो कि डायरेक्टली वो ये पास करती थी, वो भी अब पाकिस्तान में चला जा चुका था सारा कुछ। तो पठानकोट में जो तहसील दी जाती है गुरदासपुर की, जो कि इंडिया को दी जाती है, बड़ी मुश्किल से वहाँ से जो है नैरो जियोग्राफिकल लैंड कॉरिडोर जो है वो जम्मू रीजन के लिए बनाया जाता है। अब इंडिया के साथ जो जम्मू कश्मीर को जो लैंड रूट कनेक्ट कर रहा था वो मड ट्रैक था पठानकोट से होता हुआ, और ये जो है वाया जम्मू ये क्रॉस होता था कठुआ से। और अक्टूबर 1947 को ये जो रोड थी ये फेयर वेदर रोड नहीं थी, और यहाँ पे ब्रिजेस नहीं थे, और बारिशों में यहाँ पे जो है नाले वगैरह बुरी हालत हो जाती थी, और ये एंटायरली इनकैपेबल था हैंडलिंग हैवी मिलिट्री व्हीकल या फिर रैपिड ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के लिए, जो है ये सूटेबल नहीं था। खासकर जब ट्राइबल फोर्सेस जो हैं जम्मू कश्मीर को इन्वेड करती हैं, तो इंडिया से जब आर्मी बुलाई जाती है तो उन्हें जो है ज़्यादातर बाय एयर ही यहाँ पे आना पड़ता है। इवन जब जम्मू में भी ये रोड आती है ना, कश्मीर वैली की तरफ जब जाना होता है, तो इसके लिए भी पानीहाल कार्ट रोड से होता हुआ पीर पंजाल माउंटेन रेंज को क्रॉस करना पड़ता था। और ये रोड भी ज़्यादातर बंद ही होती थी। एक तो बड़ी नैरो सी स्टीप सी रोड थी, और कभी कभी बर्फबारी के चलते जो है यहाँ से मास मिलिट्री मूवमेंट जो है वो बाय लैंड इम्पॉसिबल था। तो अब हमने देखा कि कनेक्टिविटी नहीं थी, स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों डोमिनियंस में जो हैं गए हुए थे पढ़ने के लिए। अब ऐसे टाइम पे जो है महाराजा जो हैं वो टाइम ले रहे हैं कि मुझे टाइम दे दीजिए कि मैं डिसाइड करूं कि मुझे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके साथ साइन करना है या नहीं साइन करना है। तो उसके लिए वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की डिमांड करते हैं। वो टेलीग्राम भेजते हैं दोनों ही कंट्रीज़ को। पाकिस्तान जो है 15 अगस्त को साइन कर लेता है, लेकिन इंडिया को और क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान बेशक जो साइन कर देता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ, लेकिन बाद में पाकिस्तान उस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को जो है वॉयलेट करता है, और जो एसेंशियल सप्लाईज आ रही होती हैं जम्मू कश्मीर की तरफ, जैसे खाना, सॉल्ट, पेट्रोल जो है वो रोकना शुरू कर देता है, जिससे जो स्टेट में जो लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्याएं बनना शुरू हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि इसी टाइम पे जो है अब क्या हो जाता है, एक वाकया पेश आता है 22 अक्टूबर 1947 को, जब पश्तून जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ट्राइबल्स थे, जो पाकिस्तान की मदद से जो हैं जम्मू कश्मीर पे अटैक कर लेते हैं, और पाकिस्तान जो है उन्हें वेपन्स देता है, मोटर ट्रक्स देता है, लॉरीज देता है, जिससे वो जम्मू कश्मीर टेरिटरी को इन्वेड करना शुरू कर लेते हैं। और ये जो आर्म्ड फोर्सेस रेडर्स होते हैं, ये जो हमलावर होते हैं, जो कबायली होते हैं, वो किस रास्ते से होते हुए आते हैं? मनशेरा मुजफ्फराबाद रोड, जिससे वो पहले पुंछ में आते हैं, फिर और सियालकोट, और फिर फाइनली वहाँ से जो है वो हज़ारा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए रामकोट साइड से निकलते हैं, और यहाँ से जो है वो अपना रास्ता जो है झेलम वैली रोड से श्रीनगर की तरफ शुरू कर देते हैं। अब जिस रास्ते से ये आ रहे होते हैं, वहाँ से आते आते महुरा पावर हाउस जो है उसको जला देते हैं। महुरा पावर हाउस जो है वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है पूरे के पूरे श्रीनगर को, उस टाइम पे करता था। अब पाकिस्तानी रेडियो जो है इवन जो है उस टाइम पे र्यूमर्स फैलाने लगता है, अफवाहें फैलाने लगता है कि उन्होंने तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो भी एस्टैब्लिश कर दी है कश्मीर में, यानी उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया है। तो ये सारे जो हैं वो र्यूमर्स फैलाना शुरू कर देते हैं, और उनके कबायली जो हैं, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो उन्हें सपोर्ट कर रही होती है, वो इनफिल्ट्रेट कर जाते हैं जम्मू कश्मीर में और अटैक कर लेते हैं। अब महाराजा के सामने जो है एक नई समस्या आ चुकी है। तो जो स्टेट फोर्सेस होती हैं महाराजा के, इतने बड़े फ्रंटियर्स को जो है वो डिफेंड करने के लिए सफिशेंट नहीं होती।
अब हमने देखा, ये देखिए कितनी बड़ी बाउंड्री है ये जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान के साथ। तो इतनी बड़ी बाउंड्री में जो है वो महाराजा की छोटी सी फौज जो है वो सफिशिएंट नहीं थी। अब इसके साथ ही महाराजा के लिए लेकिन बहुत ये मुश्किल हो जाता है थोड़ी सी फौज के साथ जो है वो इन जो कबायली लोग जो आगे बढ़ रहे थे उनको रोकना। लेकिन राजा जो है वो मजबूर हो जाते हैं कुछ कदम उठाने के लिए। क्योंकि ये जो लोग हैं ये बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे थे, लाइफ को, प्रॉपर्टी को लूट मार कर रहे थे। तो अब महाराजा जो हैं वो क्या करते हैं, वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो कि उस टाइम के चीफ ऑफ स्टाफ थे स्टेट फोर्सेस के, उन्हें हुक्म देते हैं कि आप जाओ और उड़ी के जंक्शन के ऊपर जो है उन्हें रोको, तब तक जब तक आखिरी में इंसान जिंदा है उन्हें रोकने की कोशिश करो। तो इसके साथ ही जो है जो पाकिस्तानी इन्वेडर्स जो जम्मू कश्मीर की तरफ, जो श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, उड़ी में जो है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो हैं वो उन्हें अपने 150 सिपाहियों के साथ जो है रोकने की कोशिश करते हैं। और इस जंग में जो है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। और उनके सेक्रीफाइस की एक्सट्रीमनेस यहाँ से पता चलती कि वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी होते हैं, लेकिन खुद के फिक्र ना करते हुए भी वो अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि ये जो फ़ौजें हैं उनके पीछे भागो और इन्हें जो है पीछे खदेड़ दो। और इनकी जो ये बहादुरी होती है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की, उसे जो अपने थोड़े से सिपाहियों के साथ जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी जो रेडर्स होते हैं उन्हें रोक के रखा, उन्हें जो है पीछे खदेड़ा, वो जो है एक सर्वाइवल की होप देती है वैली को। ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह है 1899 टू 1947, क्योंकि उरी में ही जो है ये शहीद हो जाते हैं और इन्हें महावीर चक्र से नवाजा जाता है। महावीर चक्र जो है जो हमारा गैलेंट्री अवार्ड है, महावीर चक्र। अब ऐसे हालात देख के स्टेट के जो है महाराजा जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करते हैं। अब वो देखते हैं कि जिस तरह से कबायली लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर के ऊपर अटैक कर रहे हैं और जो महाराजा की फ़ौजें हैं वो उन्हें पूरी तरह से नहीं रोक पा रही हैं, क्योंकि कबायलियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और महाराजा के पास जो फ़ौजें हैं वो बहुत कम हैं। और इस एमरजेंसी सिचुएशन के चलते जो है महाराजा जो है वो मिलिट्री हेल्प मांगते हैं इंडियन डोमिनियन से। एक मीटिंग होती है डिफेंस कमेटी की 25 अक्टूबर 1947 को, और इसके चेयरपर्सन होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे दिल्ली में। और वो महाराजा की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो सोचते हैं और इस रिक्वेस्ट को जो है वो एक्सेप्ट कर देते हैं और महाराजा को हेल्प जो है वो सेंड की जाती है। और महाराजा हरि सिंह जो है बदले में जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं 26 अक्टूबर 1947 को। और ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो होता है वो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जिसे सभी प्रिंसली स्टेट्स ने साइन किया था बिफोर मर्जिंग इनटू एनी ऑफ द डोमिनियन। अब ये जो एक्सेशन होता है ये कंप्लीट होता है और इररेवोकेबल होता है। और ये जो एक्सेशन है, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरि सिंह जो साइन करते हैं, इसे कुछ लोग जो हैं एक्सप्लॉइट करते हैं अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फिल करने के लिए। अब ये जो हैं लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय जो कि 1913 में पैदा हुए थे और 1947 में यहाँ पर ये भी शहीद हो जाते हैं। ये भी रेसिपिएंट हैं फर्स्ट महावीर चक्र ऑफ इंडियन आर्मी। अब जो है क्योंकि इंडिया से हेल्प आ जाती है, महाराजा हरि सिंह जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और इंडियन आर्मीज़ जो है जम्मू कश्मीर में पहुंचती है। तो जो इन्वेडर्स होते हैं, पाकिस्तानी इन्वेडर्स जो होते हैं, वो पीछे
खदेड़े जाने जो है शुरू हो जाते हैं। अब जो इंफॉर्मेशन दी होती है वीपी मैनन ने, जो कि एडिशनल यूनियन होम सेक्रेटरी होते हैं, वो मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करते हैं और जो इंडियन फोर्सेस जो होती हैं उन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है श्रीनगर के लिए। मैंने कहा था ना कि इंडिया से जो रोड्स थी वो मड रोड्स थी और वो सूटेबल नहीं थी किसी भी आर्मी मिशन के लिए, इसीलिए जो है आर्मी को उस टाइम पे जो है इंडियन आर्मी को वो एयरलिफ्ट किया जाता है श्रीनगर के लिए। और ये जो हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशंस जो हैं सक्सेसफुली जो है वो कैरी ऑन करते हैं। जो बटालियन होती है इंडियन आर्मी की, उसे श्रीनगर जो है वो उन्हें भी जो है बाय एयर भेजा जाता है और 161 इन्फेंट्री ब्रिगेड को। अब जो लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय होते हैं, जो कि कमांडिंग ऑफिसर होते हैं फर्स्ट 6 बटालियन के, उन्हें भी एयरलिफ्ट किया जाता है श्रीनगर में 27 अक्टूबर 1947 में। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते इंडो पाक वार 1947 में, यानी इसी वॉर में। और एक छोटे से एस्कॉर्ट के साथ, यानी थोड़े से ही लोगों के साथ वो बारामूला टाउन की तरफ बढ़ गए और वहाँ पर जो है बहुत ही बहादुरी से लड़े और अपनी जो जान थी वो कुर्बान कर दी देश के नाम। और यहाँ पर जो इन्वेडर्स थे जो बढ़ रहे थे श्रीनगर की तरफ, कश्मीर वैली में आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्हें रोकने के लिए की ये कोशिश में जो है ये शहीद हो गए। और इनकी जो आउटस्टैंडिंग लीडरशिप और जो सुप्रीम सेक्रीफाइस हमें देखने को मिला, यहाँ पे नेशन ने इनको जो है सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा, वो है महावीर चक्र, और ये भी इन्हें जो है इनके मरने के बाद दिया गया। ये हैं मेजर सोमनाथ शर्मा। 1922 में ये पैदा हुए और 1947 में ये भी यहाँ पे इसी बैटल में शहीद हो गए। और ये भी फर्स्ट रेसिपिएंट हैं परमवीर चक्र के, इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन जिसे कहा जाता है। और ये भी इन्हें मरने के बाद ही मिला इंडियन आर्मी से। इनकी शहादत को सेलिब्रेट करने के लिए, इनकी शहादत को सल्यूट करने के लिए जो है यहाँ पे जो ये श्रीनगर एयरपोर्ट है ना, उनका एक यादगार जो है, उनकी एक मेमोरियल वहाँ पे बनाया गया है। अब जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, जो कि कमांड कर रहे थे 4th बटालियन कमाऊं रेजिमेंट की, उन्होंने भी जो है अपनी जान की कुर्बानी दे दी 3 नवंबर 1947 में बैटल ऑफ बडगाम में, जब वो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को भगा रहे थे। कहाँ पे? श्रीनगर एयरपोर्ट के पास। यानी इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो इतने नज़दीक पहुँच चुके थे। ये हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। 1912 में ये पैदा हुए और 1948 में जो हैं ये भी शहीद हुए। अब इनकी जो इंस्पायरिंग लीडरशिप, इनकी जो हिम्मत, इनको भी जो है महावीर चक्र से नवाजा गया इनके भी मौत के बाद। एक और शहीद जो हैं इसी लाइन में वो हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होते हैं 10th बलूच रेजिमेंट के इंडियन आर्मी के, और उन्हें जो है डिप्लॉय किया जाता है 50 पैराशूट ब्रिगेड झंगार नौशेरा में उन्हें लीड करने के लिए, जो कि एक स्ट्रेटजिकली इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है। और ये ऐसे जंक्शन पे बना होता है जहाँ पर जो रोड्स जो है मीरपुर कोटली से आ रही होती हैं, और यहाँ पर ये भी जो है शहीद हो जाते हैं जब वो पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ जो है लड़ रहे होते हैं, या फिर मिलिशिया होता है, लोकल्स जब आम लोग जो हैं वो आर्मी में जुड़ जाते हैं। जो मिलिशिया मैंने अभी आपसे कहा ना, ये यहाँ पे पिक्चर में प्रेजेंट हो रहा है। ये लेडीज़ जो हैं ये आर्मी को ज्वाइन कर रही है। जब कोई भी सिविलियंस जो है ना आर्मी एक्शंस परफॉर्म करते हैं या आर्मी सर्विसेज के लिए वॉलंटियर करते हैं, तो उसको मिलिशिया कहा जाता है। अब जो पीपल थे, जो इंडिया के जो लोग थे, वो अभी तक, इंडिया के जो लोग हैं वो अभी तक जो हैं याद करते हैं जो कुर्बानियाँ इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने दी हैं, जब उन्होंने अपनी जानें जो हैं वो जो है अपनी जानें जो हैं गंवा दी।
किस चीज़ के लिए? पाकिस्तानी रेडर्स से जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। और जो शहर था श्रीनगर का, जो सिटी थी श्रीनगर की, उसके ऊपर जो बढ़ता हुआ खतरा था पाकिस्तानी कबीलियाओं का, कबीलियाई लोगों का, या फिर जो तबाही वो मचा रही थी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस, उसकी जो भी भयानकता थी, जो भी मतलब चीज़ें हो रही थी, वो बहुत ही गलत तरह से हो रही थी। और एक पॉपुलर आर्म्ड फोर्स ऑर्गेनाइज होती है जिसको नेशनल मिलिशिया कहा जाता है। यानी जो भी बारबरता जो है पाकिस्तान की तरफ से हो रही थी, कबीलियाई जो लोग उन्होंने भेजे थे, जो कबायली लोग उन्होंने भेजे थे, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बैक्ड थे, उनकी तरफ से जो भी बारबरता जो हो रही थी, इंडियन आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं अपनी शहादत देके जो हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बचा रहे थे। तो इसी टाइम पे जो है, जो ये सिविलियंस जो हैं वो भी सामने आते हैं और एक नेशनल मिलिशिया की फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो हैं जवान कश्मीरी जो हैं अपने आप को वॉलंटियर करते हैं और एक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इन्वेजन को खदेड़ने में। और इसमें एक सबसे जो ख़ास जो डेवलपमेंट होती है इस टाइम पे, वो होती है एक्सक्लूसिव वुमेन मलेशिया की। जो विमेन मिलिशिया है, यानी विमेंस जो भी हैं वो भी ज्वाइन करती हैं, जैसा हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। नैरो जी जो है इंस्पेक्ट कर रहे हैं विमेंस मलेशिया को। अब सेल्फ डिफेंस कॉर्प्स जो होती हैं, जो कि ट्रेन की जाती हैं राइफल्स का इस्तेमाल करने के लिए, तो ये जो है विमेन फोल्क जो हैं उनको भी पब्लिक स्पेयर में ले आती हैं। ये जो विमेंस मलेशिया बनती हैं, उन्हें जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, राइफल्स को यूज़ करने की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, तो उससे क्या हो जाता है, विमेन फोल्क जो है वो भी पब्लिक स्पेयर में आ जाता है। अब ये जो मलेशिया होती है, इसका जो हम कह सकते हैं, जो ऑरा हम कह सकते हैं, जो स्पार्क हम कह सकते हैं, वो जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही जो एक डेंजर होता है आउटसाइड एनिमी का, वो ख़त्म हो जाता है, तो इनका जो मोराल है वो भी लो होने लगता है। और उसके बाद जो है ये मलेशिया जो है ये धीरे धीरे ख़त्म ही समझो हो जाती है। जो विमेन सेक्शन होता है उसको डिसबैंड कर दिया जाता है, लेकिन जो मेंस मलेशिया होती है उसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जो है भर्ती कर दिया जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये हैं मर्टियर मकबूल शेरवानी, यानी शहीद मकबूल शेरवानी। इनके हम एफ़र्ट्स पढ़ेंगे। ये सिविलियन थे। बुरे हैं कि आर्मी के एफ़र्ट्स के अलावा इस अटैक को रोकने के लिए आर्मी के एफ़र्ट्स के अलावा जो है लोकल एक्टिविस्ट जो होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैली को बचाने में। किनसे? जो कि पाकिस्तानी जो रेडर्स जो बढ़ रहे होते हैं श्रीनगर की तरफ, उसको कैप्चर करने के लिए, उनको रोकने में जो है लोकल एक्टिविस्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और इनमें जो ख़ास एक नाम जिसे मेंशन करने की ज़रूरत है वो है मकबूल शेरवानी। बारामूला में फ्रस्ट्रेट होके कि वो देख रहे थे कि जो पाकिस्तानी रेडर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो मतलब आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ, और इनको जो है मिसलीड करते हैं वो वैली के रास्ते के लिए, मतलब वो उन्हें गलत रास्ता दिखा देते हैं कि वो कैसे जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्हें गलत रास्ता दिखा लेते हैं। और बाद में जो है इन्हें सबके सामने जो है फांसी चढ़ा दिया जाता है रेडर्स के द्वारा। क्योंकि उन्हें नॉन मुस्लिम्स को, जिसमें सिख्स भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं बारामूला में, उन्हें बचाया होता है। अब जिस चीज़ के लिए ये शहीद होते हैं वो होता है सेक्युलरिज्म और हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और उनकी जो कुर्बानी होती है उसे ग्लोरीफाई किया जाता है ऑफिशियल अकाउंट्स में, किसके? इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के। अब जो कहानियाँ होती हैं उनकी बहादुरी की, उनको जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ड्रामा स्क्वाड में जो है बार बार जो है प्ले किया जाता है। और किस नाम से प्ले? शहीद ये शेरवानी के नाम से ये प्ले जो है किया जाता है। अब उनकी शहादत को जो है
उनकी शहादत को कमेमोरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किया मकबील शेरवानी मेमोरियल हॉल 2005 में कश्मीर में। तो आज के लिए हम यहीं पे अपनी क्लास को ख़त्म करेंगे। तो क्लास को ख़त्म करने से पहले जो है हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस तरह से 1947 में जो है पार्टीशन ऑफ इंडिया होता है और इंडिया जो है डिवाइड होता है दो डोमिनियंस में, इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट्स होती हैं जो 565 होती हैं उनके पास जो है चॉइस होती हैं कि वो किसी भी एक डोमिनियन के साथ जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है ध्यान रखना है अपने ज्योग्राफिकल कंडीशंस का। उसके बाद जो है महाराजा हरि सिंह जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं इंडियन डोमिनियन के साथ भी, पाकिस्तान के डोमिनियन के साथ भी 12 अगस्त 1947 को। और पाकिस्तान उसको साइन कर लेता है, लेकिन इंडिया को जो है थोड़ी और क्लैरिफिकेशंस की ज़रूरत होती है। लेकिन 22 अक्टूबर को पाकिस्तान जो है वो अटैक कर लेता है जम्मू कश्मीर के ऊपर कबायलियों के रूप में, कबायलियों को एड करके। और महाराजा जो होता है वो कैपेबल नहीं होता अपनी थोड़ी सी फौजों के साथ जो है इतनी बड़ी जो फ्रंटियर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए महाराजा जो हेल्प लेता है इंडियन डोमिनियन की। और इसके साथ ही जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन करते हैं। और उसके बाद जो है इंडियन फोर्सेस जो हैं जम्मू कश्मीर में आती हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है श्रीनगर के लिए, और वो जो हैं इस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं और जो पाकिस्तानी रेडर्स होते हैं उन्हें पीछे खदेड़ने की कोशिश करते हैं। और इससे आगे जो है हम जानेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।